मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद की धारणा पर विचार करेंगे। पिछली चर्चा में हमने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता पर विचार किया था। इसमें एक बिंदु पर हम विचार नहीं कर पाए थे, वह बिंदु है तुष्टीकरण की नीति। अभी तक का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो समय बीता है, इन 70-75 वर्षों में केंद्र में जो भी सरकारें रही, इन सरकारों ने हमेशा अल्पसंख्यकों के नाम पर तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। और ये तुष्टीकरण की नीति भारतीय राजनीति में विषाक्त वृक्ष बन करके बहुत बड़ी हो चुकी है। क्यों तुष्टीकरण? तुष्टीकरण किसे कहते हैं? मतलब यदि कोई व्यक्ति मांग रहा है, कोई भी मांग रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय हित के अनुरूप हो चाहे विरुद्ध हो, उसकी बात को हाँ बोल देना, उसकी बात को मान लेना, तो स्वाभाविक है ऐसे मांगने वालों की भूख कभी नहीं मिटती। वो भूख और बढ़ते जाती है। तो उसको संतुष्ट करना, समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति गलत नियत से किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करता है कि तुम मुझको दो, इतना पैसा दो, नहीं तो मैं तुमको बता दूं, मैं तुमको इसके बारे में दुनिया को बता दूंगा, वायरल कर दूंगा, आजकल ये नया पैटर्न हुआ है, तो उसको ब्लैकमेल करना। इसी प्रकार से उसको संतुष्ट करते जाना और इतनी स्थिति आ जाए कि वह आपके सिर पर चढ़कर बोलने लगे, तो फिर स्थिति भयावह तो होगी। तो अभी तक केंद्र में जो सरकारें थी, इन सभी सरकारों ने कम से कम मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई, ईसाइयों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपनाई। संविधान में अन्य समस्त धर्मावलंबियों को अनेक प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए वही काम अपराध हो जाता है। तो यह जो तुष्टीकरण की नीति है, केंद्र सरकार ने अभी तक अपनाई, यह अनेक ऐसे कानून बनाए जो केवल इन अल्पसंख्यकों मतलब ईसाइयों और मुस्लिमों से संबंधित थे। ऐसे कानून हिंदुओं के लिए उन्होंने नहीं बनाया, लेकिन उनके लिए बनाया। तो यह जो तुष्टीकरण की नीति है, केवल एक उद्देश्य से तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई है, और वह है वोट की राजनीति। कि यदि हम इस संप्रदाय के लोगों को संतुष्ट करेंगे, इनको खुश रखेंगे, तो चुनाव में हमको वोट मिलेगा, और कोई कारण नहीं। और राजनीतिक दलों को आप जानते हैं कि ये केवल वोट प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। उनके लिए कोई राष्ट्रहित नहीं होता, कोई संविधान नहीं होता, कोई नियम कानून व्यवस्था नहीं होती, केवल उनको वोट होता है। तो तुष्टीकरण की नीति ने सांप्रदायिकता को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया है। तो अब आते हैं आज की चर्चा के मुख्य विषय पर, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद। क्षेत्र, रीजन क्या है? वैसे जब हम राज्य के बारे में चर्चा करते हैं, तो राज्य के निर्माण के आवश्यक तत्वों में बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है निश्चित भूभाग। क्योंकि जो स्थान हमारे शरीर में हम में शरीर का होता है, वही स्थान राज्य में भूभाग का होता है। तो भूभाग छोटा या बड़ा हो सकता है। यह भूभाग एक स्थान पर रहने वाले लोगों को एक नई पहचान देता है। तो एक नई पहचान देने के लिए, उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भूभाग का होना आवश्यक है। तो वो तो भूभाग हो गया। अब इस भूभाग में अनेक क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन एक जगह को क्षेत्र कब कहते हैं? जब वह क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या भाषा के आधार पर, रहन सहन के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर अपनी एक पृथक पहचान बनाए रखना चाहता है। यही उसकी पहचान होगी, पृथक पहचान होगी, जो अन्य लोगों से भिन्न होगी। तो उस स्थान को क्षेत्र कहते हैं, और इसी क्षेत्रीयतावाद का
बहुत ज्यादा प्रभाव भारतीय राजनीति पर लगातार पड़ रहा है। इस क्षेत्रवाद ने जहां लोगों में एक संकीर्ण मनोवृत्ति को उत्पन्न किया है, वहीं इसने राष्ट्रीय हित के विरुद्ध भी लोगों को काम करने के लिए उकसाया है। अपने क्षेत्र के प्रति एक निष्ठा का होना स्वाभाविक है, लेकिन यह निष्ठा पूरे राष्ट्र के प्रति क्यों नहीं होती? पूरे भारत माता की जय हम कहते हैं, लेकिन यह केवल नारों तक सीमित रह गया है। तो जब पूरा भारत एक होने का भाव हम में क्यों अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ? हम इस एक भारत में रहते हुए एक क्षेत्र विशेष के लिए अपनी पहचान को वहां पर बनाए रखने के लिए जो लालायित होते हैं, जो हम राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्र का मतलब है एक ऐसा जगह जहां पर के लोगों का रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्थिति अन्य से भिन्न हो, इसे यहाँ पर क्षेत्र का नाम दिया गया है। इस क्षेत्र ने अनेक प्रकार से भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है। 1947 के पहले ब्रिटिश शासनकाल में दो प्रकार की इकाइयां थी। एक ब्रिटिश भारत के ब्रिटिश प्रांत थे, जहां पर कि गवर्नरों का शासन होता था, और दूसरे देशी रियासतें थी, जो देशी रियासतें ब्रिटिश शासन के अधीन रहते हुए लगभग स्वायत्तता का उपभोग करती थी। और कई बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दमन करने के लिए इन देशी रियासतों की शक्ति का भी प्रयोग किया, उनसे सहयोग प्राप्त किया। तो देशी रियासतों में जो लोग रहते थे, वे प्राय राष्ट्रीय आंदोलन से अपने आप को दूर रखते थे, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे तो उन पर भी अनेक प्रकार के प्रतिबंध देशी रियासतों के द्वारा लगाया जाता था। यह ब्रिटिश शासन की चाल थी, ताकि देशी रियासत में रहने वाले लोगों का समर्थन राष्ट्रीय आंदोलन को या कांग्रेस के आंदोलन को प्राप्त न हो सके। जब भारत को आजादी मिल गई तो समझिए कि पूरे भारत में लगभग 562 देशी राज्य थे और फिर ब्रिटिश प्रांत। तो मतलब पूरा भारत एक नहीं था। यहां पर भारत को मिलाकर के 563 राज्य हो गए। इन 563 को मिलाकर के एक करना था। और किस्मत हमारी अच्छी थी कि सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष भारत के गृह मंत्री बने। उन्होंने सभी प्रकार से साम, दाम, भेद, दंड चारों प्रकार की नीतियों का प्रयोग करके आखिरकार एक भारत को स्थापित किया। जितने भी देशी रियासत थे, इन देशी रियासतों को प्रांतों में ही विलीन कर दिया गया, उनका विलय प्रांतों में ही कर दिया गया। लेकिन जब बड़े बड़े राज्यों का निर्माण हो गया तो फिर उन राज्यों के अंदर क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के मन में यह भावना आई कि हमारी स्थिति, हमारी पहचान अन्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों से भिन्न है, इसलिए हमें अलग राज्य चाहिए। तो ये स्थिति 1950 के बाद हम देखने को पाते हैं, जब लोगों में क्षेत्रवाद का भाव उत्पन्न होने लगा। इसका कारण क्या था देखिएगा। इसका कारण था, सबसे पहला बिंदु है उत्तर दक्षिण में अलगाव। यह भारत को हम उत्तर भारत, दक्षिण भारत के नाम से संबोधित करते हैं। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत नहीं बोलते, उत्तर भारत, दक्षिण भारत कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक सामान्य सी धारणा है कि उत्तर में रहने वाले आर्य हैं और दक्षिण में रहने वाले द्रविड़ हैं। ये संस्कृति है, आर्य संस्कृति, द्रविड़ संस्कृति। तो ये जो अलगाव का भाव है कि हम आर्य हैं, वो द्रविड़ हैं, और हम द्रविड़ हैं, वो आर्य हैं, यह अलगाव को उत्पन्न करता है। वस्तुतः पूरा भारत एक है। पूरे भारत में रहने वाले चाहे किसी भी संस्कृति क्यों न हो, उन सबको मिलजुल करके एकजुट होकर के रहना चाहिए और देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन उत्तर दक्षिण भारत में यह जो अलगाववाद का भाव है, यह क्षेत्रीयता के भाव को भी प्रोत्साहित करता है। दूसरा है जातिगत भेद।
1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और राज्यों के पुनर्गठन का आधार था भाषा। भाषा के आधार पर नए नए राज्यों का निर्माण किया गया और यह उस जमाने में उचित ही था कि भाषा के आधार पर अनेक प्रांतों का निर्माण किया गया। जैसे पंजाब का विभाजन करके पंजाब और हरियाणा बनाया गया। इसी प्रकार से इसके पहले हिमाचल प्रदेश का निर्माण हो चुका था, क्योंकि तीनों की संस्कृति अलग अलग थी। इसी प्रकार से पहले बंबई राज्य एक बहुत बड़ा प्रांत था। उस बंबई से भाषा के आधार पर दो भागों में विभाजन किया गया, एक महाराष्ट्र और दूसरा था गुजरात। इसी प्रकार से असम, पूरा असम, मतलब कि आप पश्चिम बंगाल के उस पार, बांग्लादेश को छोड़ दीजिएगा, तो उस पार का पूरा क्षेत्र एक ही राज्य था, वह था असम। असम को आगे चल करके 7 भाग में, 7 राज्यों में विभाजित किया गया। तो यह जो अलगाववाद का भाव है, यह एक क्षेत्र की पहचान है। यदि यह राष्ट्रीय हितों के अनुरूप होता है तो वह देश के लिए शुभकर होता है, शुभंकर होता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। तो जातिगत भेद, हरियाणा का निर्माण भी इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा की संस्कृति और पंजाब की संस्कृति अलग अलग थी, जबकि पहले ये एक ही राज्य थी। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का अभी कुछ वर्षों पहले विभाजन हुआ है, तेलंगाना का निर्माण हुआ है, वहां की संस्कृति थोड़ी बहुत भिन्न है। तो जहां पर संस्कृति में भिन्नता आती है, लोगों में पृथकता का भाव उत्पन्न होता है, उनमें क्षेत्रता की उत्पत्ति होती है। तीसरा है भौगोलिक। भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्रवाद का उभार होने का कारण यह है कि भारत में कई ऐसे बड़े राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक स्वतंत्र राज्य होने की लाइन में, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये ऐसे बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर कि पूरे राज्य का समग्र विकास एक साथ नहीं हो पाता, कोई न कोई एक क्षेत्र छूट जाता है। तो जिस क्षेत्र की उपेक्षा होती है, उस उपेक्षित क्षेत्र के लोगों में पृथकता का भाव उत्पन्न होता है। और यही कारण है कि छोटे छोटे राज्यों ने अपना विकास तेजी से किया है, बड़े राज्यों ने अपना विकास नहीं कर पाया है। अब जैसे मध्य प्रदेश, जब तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के अधीन था, या मध्य प्रदेश का भाग था छत्तीसगढ़, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था, एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। पूरे मध्य प्रदेश को विद्युत वितरण, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोरबा से होती थी, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश के अन्य नगर बिल्कुल चकाचक रहते थे और छत्तीसगढ़ में लाइन हमेशा काटी जाती थी। यहां से बिजली जा रही है पूरे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश पूरा जगमग चमक रहा है, और पूरे छत्तीसगढ़ में अंधेरा का साम्राज्य होता है। यहां पर ध्यान देना कोई गलत नहीं होगा कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी, तो सरकार ने यह घोषणा की कि हम सबसे पहले अपने राज्य को अर्थात छत्तीसगढ़ को पूरी बिजली देंगे, उसके बाद यदि बचा तो हम दूसरे क्षेत्र को देंगे। परिणाम स्वरूप जब मध्य प्रदेश में अंधकार उत्पन्न हुआ, और यही कारण था कि 2004 के चुनाव में दिग्विजय सिंह सरकार को हार का मुख देखना पड़ा था। अनेक कारण थे दिग्विजय सरकार के पराजय के, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा कारण यह था कि मध्य प्रदेश की सरकार अपने स्रोतों से विद्युत प्राप्त नहीं कर पाई थी। जब यहां की सरकार ने पहले अपने राज्य को देखना शुरू किया, तो मध्य प्रदेश के कई नगरों में लाइट ऑफ की स्थिति आ गई। तो इस प्रकार से जब बड़े राज्य होते हैं तो पूरे क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाता, और अभी तक का हमारा अनुभव बताता है कि छोटे छोटे राज्य बड़ी तेजी से अपना विकास करते हैं। हरियाणा को देख लीजिएगा, जब तक हरियाणा पंजाब के अधीन था उसका कोई विकास नहीं हुआ। जैसे ही हरियाणा अलग हुआ, आज देखिए हरियाणा किस दृष्टि से कम है। केरल को देख लीजिएगा, अपने छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, अपने
उत्तराखंड को देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को देख लीजिए। जितने भी छोटे छोटे राज्य हैं ये अपना समुचित विकास कर पाते हैं, क्योंकि दृष्टि गहन हो जाती है और पूरे राज्य को, जितना छोटा राज्य होगा उतनी तेजी से अपना विकास करेगा। आपको याद रखना चाहिए, जब मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ नहीं बना था, तो उस समय मध्य प्रदेश में एक जिला हुआ करता था, बस्तर जिला। बस्तर जिले का क्षेत्रफल केरल राज्य से बड़ा था, अधिक था। तो देखिए, केरल में उतने क्षेत्र, उससे कम क्षेत्र के लिए, बस्तर जिले से कम क्षेत्र के लिए केरल में मुख्यमंत्री होता था, एक राज्यपाल होता था, जबकि बस्तर जिले का एक मुखिया होता था, उसे हम कलेक्टर कहते थे। यहां से वहां तक लगभग 400 मील से अधिक का क्षेत्र लंबाई चौड़े में बस्तर जिले में 400 किलोमीटर लंबा और लगभग 150-200 किलोमीटर चौड़ा था लगभग। तो इतना बड़ा जिला था बस्तर जिला उस जमाने में। आज तो बस्तर में 5-6 जिले हो गए हैं। तो जहां क्षेत्र का विकास नहीं होगा, लोगों में उपेक्षा का भाव आता है, और बड़े राज्यों में ये सब चीजें दिखती रहती हैं, पाई जाती है। चौथा है सांस्कृतिक कारण, क्षेत्रवाद को उत्पन्न होने का कारण कि प्रत्येक प्रांत की, अभी जितने भी प्रांत हमारे देश में हैं, सबकी संस्कृति किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है। सबके रीति रिवाज अलग हैं, सबके रहन सहन अलग हैं, सबका खान पान अलग है, सबकी भाषा और बोली अलग है। तो जहां इतनी सांस्कृतिक भिन्नताएं होंगी, वहां पर क्षेत्रवाद उत्पन्न होगा। प्लेटो और अरस्तु के विचारों को थोड़ा तुलना करिएगा। प्लेटो कहता है कि राज्य में पूर्ण एकता की स्थापना होनी चाहिए, और एकता ऐसी हो कि जिस प्रकार से उंगली में चोट लगने से पूरा शरीर इस पीड़ा को अनुभव करता है, ठीक इसी प्रकार से राज्य में किसी एक व्यक्ति पर भी यदि कोई दुख पहुंचे तो पूरा राज्य उस पीड़ा को अनुभव करेगा। ये पूर्ण एकता की वकालत करता है प्लेटो, जबकि अरस्तु का विचार इससे भिन्न है। अरस्तु कहता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता होती है। विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। जब विभिन्नता ही नहीं होगी, वहां पर तो पूरा राष्ट्र एक व्यक्ति में समाहित हो जाएगा। नहीं, ये उचित नहीं है। यदि शरीर है, शरीर में अलग अलग अंग होने चाहिए। यदि शरीर में अंग ही ना हो तो शरीर कैसे चलेगा? इसी प्रकार से राज्य में विभिन्नताएं होनी चाहिए, सबका काम बटा होना चाहिए, और इन्हीं विभिन्नताओं के बीच एकता की स्थापना होनी चाहिए। तो प्लेटो और अरस्तु दोनों अलग अलग विचारधारा को लेकर चलते हैं। एक पूर्ण एकता चाहता है, दूसरा अनेकता में एकता की स्थापना करना चाहता है। अरस्तु विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक मानता है, जबकि प्लेटो अनेकता को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है। तो भारत में विभिन्नताएं हैं, और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण राज्यों में क्षेत्रवाद का भाव उत्पन्न होता है, पृथकता की भावना उत्पन्न होती है। फिर ऐतिहासिक कारण क्या है? जब ब्रिटिश प्रांतों में देशी राज्यों का विलीनीकरण किया गया, तो जो देशी राज्य के लोग अपनी पहचान बना करके सैकड़ों वर्षों से रह रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लंबे समय से वे स्वायत्तता का उपभोग करते हुए रह रहे थे, अपनी संस्कृति, अपनी व्यवस्था, अपनी रीति रिवाज, परंपरा को बनाए रखे हुए थे। जब उनका विलीनीकरण ब्रिटिश प्रांतों में कर दिया गया, तो उनकी संस्कृति इससे उपेक्षित होने लगी। ये ऐतिहासिक कारण था, जिसके कारण से क्षेत्रवाद का भाव उत्पन्न हुआ। जैसे हैदराबाद बहुत बड़ा देशी रियासत था, उस जमाने में सबसे संपन्न देशी रियासत माना जाता था। उसको क्या किया गया? उसको आंध्र प्रदेश में विलीनीकरण कर दिया गया, और आंध्र प्रदेश में हैदराबाद को भले राजधानी बनाया गया, लेकिन हैदराबाद का पूरा क्षेत्र जो था वह आंध्र प्रदेश के अंदर आ गया। तो इस प्रकार से क्षेत्रवाद का भाव इसी कारण से उत्पन्न हुआ। फिर है आर्थिक असमान विकास।
क्योंकि एक सामान्य सी बात है कि मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र का होगा वह अपने क्षेत्र के विकास पर ज्यादा ध्यान देगा। स्वाभाविक सी बात है। आजकल थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि छोटे छोटे राज्य बनने शुरू हो गए। परिणाम स्वरूप अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा होती है, आर्थिक विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता। 2000 के पहले छत्तीसगढ़ के क्षेत्र का विकास पर विचार करिए और 2000 के बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य बन गया उसके बाद के विकास के क्रम को देखिएगा, किस प्रकार से राज्य का विकास हो रहा है। यही चीज आप उत्तराखंड के संदर्भ में बोल सकते हैं, यही चीज आप झारखंड के संदर्भ में बोल सकते हैं कि जैसे ही एक छोटे राज्य का निर्माण होता है विकास की गति बढ़ जाती है। और राजनीतिक दल के जो सदस्य होते हैं, जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, ये सब संकीर्ण दृष्टि अपनाते हैं। क्यों? वोट पाने के लिए। राजनीतिक दलों की पूरी राजनीति केवल वोट की राजनीति होती है और कुछ नहीं। हमको वोट चाहिए बस। और वोट पाने के लिए ये राजनीतिक दल संकीर्ण भावनाओं को प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने पीवी नरसिम्हा राव सरकार से अनुरोध किया कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया जाए। पीवी नरसिम्हा राव ने रायपुर में भाषण देते हुए कहा कि कांग्रेस की नीति छोटा राज्य बनाने की नहीं है। परिणाम क्या हुआ? आगे चल करके जब चुनाव हुए तो इन चुनावों में बीजेपी सरकार ने वादा किया कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करेंगे। और देखिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। न केवल छत्तीसगढ़ अपितु बिहार को विभाजित करके झारखंड बनाया गया, उत्तर प्रदेश को विभाजित करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। तो छोटे राज्य जहां होंगे वहां पर प्रगति की रफ्तार बढ़ जाती है। तो ये कारण है जिनके कारण से क्षेत्रवाद की भावना का विकास हुआ है। अब देखें इस क्षेत्रवाद का प्रभाव क्या पड़ा है, इसके बारे में चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। फिर अगली बार मिलते हैं। थैंक यू।